हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे थे और नेट हीट ऑफ रेडिएशन और नेट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन दोनों ही केसेस में पढ़ा, एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों ही। अब बात कर रहे हैं रेट ऑफ कूलिंग एंड रेट ऑफ हीटिंग की। अच्छा, पहले ये समझिए कि हम लोगों ने देखा कि कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है, दिस इज द सराउंडिंग, एंड both make radiation और इसका जो सराउंडिंग का रेडिएशन है वह इस बॉडी पे फॉल हो रहा है सर। तो अब इसमें दो चीजें हैं, क्या कि यदि if T is greater than Ts, then net heat emission from body, तो नेट हीट इमिशन कितना होगा। अब आप ये समझें कि T बॉडी का जो टेम्परेचर है वह सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो dQ बाई डी टी नेट इमिशन इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा, E A सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4, है ना। और दूसरा केस हम लोगों ने देखा था, इफ surrounding temperature is greater than body temperature, then net heat absorption which is dq by dt, net absorption is equal to E A sigma Ts to the power 4 minus T to the power 4। और यहाँ पे E के जगह A भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे E और A की वैल्यू दोनों की कंपेरेबल है, ठीक है ना। अब फर्स्ट केस के साथ यदि हम आगे बढ़ें इसके साथ, तो हमें ये समझना होगा कि यदि इस बॉडी का मास यदि m है और स्पेसिफिक हीट s है, तो हमें आप ये बताएं कि मास और स्पेसिफिक हीट यदि इसका s है तो कितना हीट लिबरेट होगा। तो आप यहां से लिखिए, समझिए कि यदि dq हीट यदि बाहर निकलता है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, में आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन के थ्रू जो हीट निकल रहा है, यदि dq हीट बाहर निकलता है तो मास देखिए m, स्पेसिफिक हीट s इनटू कितने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कहेंगे dt, है ना। तो dq इज इक्वल टू ms dt, और यहां से यदि हम इसको dq बाई dt लिखें तो यहां पर dt लिखना गलत नहीं होगा। और आप ये समझिए
और ये डी क्यू बाई डी टी, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को एम एस डी टी बाई डी टी, तो यदि हम रिप्लेस करें, तो रिप्लेस करने से पहले ये समझिए कि यह हीट जो बाहर निकल रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, तो डी टी विल बी निगेटिव। यहाँ पे आपको माइनस साइन लगाना होगा। क्यों माइनस? क्योंकि हीट निकलने से टेम्परेचर घट रहा है, तो ये निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, बहुत अच्छा विकास। अब रेडिएशन के थ्रू जो हीट निकला उसका प्रभाव हुआ कि इसका टेम्परेचर घट गया, तो ये दोनों वैल्यू बराबर ही होगी। तो इसको बोलूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको कहूं इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो देखिए इन दोनों से मैं लिख सकता हूं डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई ए सिग्मा अपॉन एम एस टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर, और दिस इज व्हाट, दिस वन इज द डिक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम। इसको नाम देते हैं रेट ऑफ कूलिंग। यही है, दिस वन इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। तो हीट emission by the process of radiation, if the body temperature is greater than surrounding temperature, then the rate of cooling is defined by this formula, by this process. As similar process की तरह dt by dt, which one is rate of हीटिंग। यदि इन सारी चीजों को ध्यान देते हुए और सिमिलर प्रोसेस को ध्यान दीजिए, तो आप लिख सकते हैं ई के जगह, यहां पे ध्यान दीजिएगा ई और ए कुछ भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहां पे मैं यदि स्मॉल ए लिखूं एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। तो चलिए यही लिख के मैं डिफाइन करता हूं। तो इसको लिखेंगे ए कैपिटल ए सिग्मा Ts to the power 4 minus T to the power 4 upon ms. This one is the rate of heating, और A के जगह E भी लिखा जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहां पे नेगेटिव और वहां पे नेगेटिव क्यों नहीं है? क्यों इसलिए नेगेटिव नहीं है क्योंकि देखो बेटा, dq जब हीट देंगे ना तो उसका टेम्परेचर dt से बढ़ेगा इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहां पे। और इस केस में डिफरेंट क्या है, जब dq हीट बाहर निकलेगा, दिस इंप्लाई दैट dt से टेम्परेचर घटेगा, यानी यहां पे हो रहा है जो रेडिएशन है वह इमिशन है, हीट बाहर निकल रहा, एमिशन, और वहां पे एब्जॉर्प्शन। अब एक टर्म है, अब इसको हम लोग रेट ऑफ हीटिंग रेट ऑफ कूलिंग को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक टर्म है सोलर कांस्टेंट। ये सोलर कांस्टेंट है क्या? तो देखिए सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहां पे टेम्परेचर नहीं बेटा, तो कैंसिल किया नहीं जा सकता है, तो मैं इसी पेन से पर यूनिट टाइम।
हो गए। देखिए आप, जैसे ये सन है, बहुत दूर है सन, सन है तो उसको सन की तरह दिखाना पड़ेगा ना। ये देखिए ये सन, अब सन से एनर्जी चारों तरफ ऐसे आ रही है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, हर तरफ जा रही है ना ब्रह्मांड में चारों तरफ। ये सन, सन का रेडियस आर एस, इसको ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करना है, बी डॉट बी। कितना हीट रेडिएट करेगा वह अपने एरिया से पर यूनिट टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी, जरा देखिए पर यूनिट टाइम कितना करेगा, तो डी क्यू बाई डी टी टोटल रेडिएशन बाई सन इज इक्वल टू ई बराबर 1 ई ए सिग्मा टी एस के पावर 4। चूंकि ई बराबर 1 तो ए सिग्मा टी एस टू द पावर 4। ए यानी व्हाट, 4 पाई आर एस का स्क्वायर into sigma ts to the power 4. This one is the energy radiated by the sun by its surface in unit time. कितने लोगों को ये क्लियर है? क्लियर है ये? अब ये है आपका अर्थ, पूरा इधर अर्थ है। अब इस अर्थ पे आप देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ हैं सब, ये ठीक है, पेड़ हैं, ये सब जानवर हैं, ये सारी चीजें, यहाँ पे ये आप हैं, ये लीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आप वर्टिकल हैं, पर वर्टिकल आपका होना ये अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में हो सकता है ना, पर ऐसा नहीं है। अब दूसरे यदि देखें तो आप ऐसे हो सकते हैं, टेढ़े हो या ऐसे हो, वो अलग रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। अच्छा, अब आप इधर देखें जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो जो सन से एनर्जी है वह अर्थ सरफेस पे ऐसे आएगी। क्या वह पूरी एनर्जी जो पर सेकेंड रिलीज किया है वह पूरी एनर्जी आएगी? कहेंगे नहीं, जो पोर्शन इस उसके डायरेक्ट सामने होगा उसी पे आएगी, उसके पीछे वाले पार्ट पे नहीं आएगी। तो पर सोलर कांस्टेंट डिफाइंड क्या कि पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी आएगी, पर यूनिट एरिया पर कितनी एनर्जी आएगी, तो यह टोटल एनर्जी। अब सन से अर्थ की जो दूरी है, यदि मैं इसको डी कह दूं, सेंटर ऑफ सन और सेंटर ऑफ अर्थ से दूरी यह डी है, तो पर यूनिट एरिया पे कितनी एनर्जी जाएगी जरा ये समझिए। तो कि आप ये समझिए कि यहां से जो पूरी एनर्जी जो चली वह धीरे 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 यहाँ पे आएगी, और कुछ पार्ट इस पे कुछ ऐसे होते हुए एक स्फेरिकल रीजन में यह पूरी एनर्जी पहुंचेगी। वह स्फेरिकल रीजन का रेडियस कितना होगा, रेडियस डी होगा और सेंटर में सन होगा, और पूरा एरिया यदि कहें तो कहेंगे 4 पाई डी स्क्वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जब तक अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा। तो अर्थ सरफेस पे पहुंचते पहुंचते 4 पाई डी स्क्वायर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितने लोगों को ये क्लियर है? बताया मैं कि अर्थ तक एनर्जी पहुंचते पहुंचते यही एनर्जी पूरे 4 पाई डी स्क्वायर के एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस नो में जल्दी से क्लियर है तो बताइए। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया रिसीव ऑन अर्थ सरफेस, एनर्जी पर यूनिट एरिया रिसीव ऑन अर्थ सरफेस डी क्यू बाई डी टी is equal to 4 पाई आर एस स्क्वायर
इंटू सिग्मा टी एस टू द पावर 4 एंड होल डिवाइड बाई 4 पाई डी स्क्वायर, और 4 पाई गेट कैंसिल आउट, एंड द रिजल्ट इज dq by dt is equal to rs square sigma ts to the power 4 divided by d square। ठीक है, ओके, सबको क्लियर था, अच्छी बात है। यानी ये एनर्जी, ये जो रेडियस होगा इसी पे हर एक यूनिट एरिया पहुंचेगा, और यहीं पे कहीं अर्थ है, तो अर्थ तो इस 4 पाई डी स्क्वायर एरिया पे ही कहीं ना कहीं एक छोटा सा स्पॉट है अर्थ। ऐसे समझिए, डी जो दूरी है वो अर्थ के रेडियस से 6400 किलोमीटर से बहुत ज्यादा है, एक बिंदु मात्र है, समझिए आप। तो ये 4 पाई डी स्क्वायर एरिया के पर यूनिट एरिया पे जो एनर्जी पहुंचेगी वहीं पे कहीं ना कहीं ये अर्थ भी है, तो उसी के एरिया पे लाई कर रहा है, तो जो एनर्जी वहां पहुंचेगा वही अर्थ पे पहुंचेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, दिस वन इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, और दैट इज इक्वल टू एस। यही वैल्यू कहलाती है सोलर कांस्टेंट। द रेडियस ऑफ सन सिग्मा टेम्परेचर ऑफ सन लगभग 6000 केल्विन, और डी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, अर्थ और इसके सन सेंटर के बीच की दूरी पुट करते हैं तो एक सोलर कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह अलग अलग डिफाइन की जाती, और उसी फिनोमिना पर बेस्ड ये चीजें और बनती। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। तो सोलर पैनल आप देखे होंगे ना, तो यही सारी चीजें उस सोलर पैनल को बनाते वक्त मेजर की जाती हैं कि कितना सन से कितनी एनर्जी, कितने वाट की एनर्जी आएगा, कितने वाट का सोलर पैनल है, मतलब कि सन से 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी वह एब्जॉर्ब करेगा। तो जरा ये क्वेश्चन आप करिए, ए व्हाइट हॉट मेटल वायर at 3000 Kelvin and radius 0.75 centimeter, 0.075, calculate the rate per unit length at which the emit the radiation if the emissivity is 0.35, ignore surrounding temperature। तो जरा देखिए, dq by dt कैलकुलेशन आप करेंगे, इमिशन इज इक्वल टू EA सिग्मा बॉडी टेम्परेचर के पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर टू द पावर 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0.35, एरिया। अब एक व्हाइट हॉट मेटल वायर है, ऐसे कंसीडर कर लीजिए, और यदि इसका लेंथ हम L कंसीडर कर लें, तो इसके सरफेस से यही जो सरफेस है जिससे हीट रेडिएट होगा, तो और इसके यदि रेडियस को मैं R कहूँ, R बराबर दे रखा है, तो इसका जो एरिया होगा वह होगा 2 पाई R L लेटरल सरफेस। तो 2 पाई R L जो लेटरल सरफेस एरिया है, पर वहां पे L की वैल्यू नहीं दे रखा है, पुट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, पहले 2 पाई R की वैल्यू है 0.075 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू L, ये हो गया एरिया, इंटू सिग्मा 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू सराउंडिंग के टेम्परेचर, तो यह 0 ही लेना है। अब T टू द पावर 4 3000 है, तो 3981 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12। ये हो गया dq बाई dt। और dq बाई dt आपसे नहीं पूछा है, आपसे dq बाई dt बाई L पूछा है, तो L को यहां से हटा दीजिए, डिवाइड बाई L, डिवाइड बाई L। तो ये देखिए होगा रेडिएशन पर यूनिट लेंथ। आपसे यही पूछा होगा कि पर यूनिट लेंथ, यानी लेंथ से डिवाइड, यानी ये जो L का फैक्टर है, सिर्फ नहीं उसको देने की कोई आवश्यकता
नहीं है, यहाँ L से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आई। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे, जरा हमें तुरंत बताइए तो अप्रॉक्स आइडिया दीजिए कितना आएगा। देखिए इमिसिविटी 2 पाई आर एल, हमने यहां नहीं लिखा, एल से डिवाइड कर दिया क्योंकि डायरेक्ट हम आंसर पे चले जाए जो पूछा हुआ है, इनटू सिग्मा इनटू टेम्परेचर टू द पावर 4। क्लियर है ना? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, मैंने कहा था आपको कि कभी कभी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, देखिए इसको इग्नोर करने को बोलेगा, क्या सराउंडिंग हीट या सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी ये जो बॉडी है या सिर्फ रेडिएट कर रहा है, सराउंडिंग से जो हीट इस पे आ रहा है उसको इग्नोर करना है, यानी वह रिलीज करेगा सिर्फ, यह टीएस से जो आएगा उसको इग्नोर करेगा, वो नहीं। क्लियर है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1 किलोवाट। 1 किलोवाट यानी 1000 जूल पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रिक हीटर का पावर है। emit thermal radiation and the surface area of heating element is 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए इलेक्ट्रिक हीटर है और यहां से यह हीट रेडिएट कर रहा है, ओके, और इसका जो सरफेस एरिया है, एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the heating element is treated like a black body, इसको B डॉट B की तरह कंसीडर कीजिए। Find its surface temperature, इसका surface temperature क्या होगा? Assume the temperature of element is much higher than surrounding। ये भी देखिए वही बात है कहने का कि सराउंडिंग के टेम्परेचर को इग्नोर करिए इन कंपेयर ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो P यानी dQ बाई dt इज इक्वल टू ब्लैक बॉडी E A सिग्मा T के पावर 4, TS में नहीं लिख रहा हूं, इग्नोर करना है। तो 1 इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया मीटर स्क्वायर में, एरिया हो गया, इंटू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, टेम्परेचर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1000। तो कैलकुलेशन मैं छोड़ता हूं आपके एंड पे, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए solid black body metal sphere of diameter 20 centimeter, mass 10 gram is heated to temperature 327 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर को जब भी यूज करेंगे रेडिएशन केस में एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन स्केल मिलेंगे। एंड सस्पेंडेड इन ए बॉक्स which is maintained at temperature 27 degree Celsius. It means 27 degree Celsius is your surrounding temperature. Find the rate at which the temperature of a sphere will fall with time. dt by dt आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आपको मैंने पढ़ा दिया है। The specific heat is 420 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट करिए, आपको फार्मूला बता रखा है मैंने, लिख भी देता हूं, -EA सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4 होल डिवाइड बाई m। E इज इक्वल टू 1, एरिया डायमीटर दे रखा है तो पाई r स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है तो 100 दिया इंटू 10 टू द पावर -4, स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे हमें 4 लिखना होगा, एंड T टू द पावर 4 यानी ये हो जाएगा आपका 500, 273 और प्लस 327, 270, 600 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4 होल डिवाइड बाई मास। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है ये, मास 10 kg एंड स्पेसिफिक हीट इज 420। ये कैलकुलेशन करना है आपको,
और यह टर्म, ये आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ओके, तो मैं ये जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ये मैं आपके एंड पे छोड़ रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेल ऑफ ए स्पेस स्टेशन इज blackened sphere in which T is equal to 500 Kelvin is maintained due to operation of appliances of station. Find the temperature of cell if the station is enveloped by a thin blackened screen of nearly the same radius of the cell. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल है। जरा बताइए, कह रहा कोई सेल है ऑफ स्पेस स्टेशन इज blackened sphere, T इज इक्वल टू 500 केल्विन। ब्लैकेंड है, जितना हीट वह देगा वह पूरा का पूरा सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। मेंटेन है ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ अप्लाइंसेस, क्योंकि अप्लाइंसेस यूज हो रहे हैं इसलिए वह टेम्परेचर मेंटेन है, यानी वह जितना हीट ऐसे है, ये देखिए। और कह रहा है कि ये 500 यह मेंटेन तब होगा क्योंकि यह ब्लैक है, ब्लैक बॉडी है, यानी जितना हीट रिलीज कर रहा होगा उतना उसको मिल भी रहा होगा। अगर आप फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सेल इफ द स्टेशन इज एनवेलप्ड बाय ए थिन स्फेरिकल ब्लैक स्क्रीन ऑफ नियरली द सेम रेडियस एज द सेल, जितने रेडियस का है उसको यदि वो आप कवर अप कर देंगे तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो हीट जो आ रहा है वो हीट रिलीज होगा, यानी सेम रेडियस पे, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत अंचल ने आंसर दिया 1203। अच्छा ठीक है, उसका कैलकुलेशन आपने किया होगा पिछले, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जरा इसको समझते हैं। देखिए है क्या ये, अकॉर्डिंग टू न्यूटन रेट ऑफ कूलिंग directly proportional to according to Newton rate of cooling directly proportional to difference in temperature, TEMP, temperature between source and surrounding। सोर्स एंड सराउंडिंग। देखिए न्यूटन ने क्या कहा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है यानी dt बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T इफ द डिफरेंस इज स्मॉल। बहुत लार्ज डिफरेंस पे नहीं, स्मॉल डिफरेंस है, यानी रेट ऑफ कूलिंग इसके प्रोपोर्शनल होता है। और यहां से dt बाई dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k लगा दिया और T माइनस Ts। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनालिसिस, ये न्यूटन ने दिया। इक्वेशन ऑफ एनालिसिस क्लियर है। अब इसका प्रूफ कहाँ से ये चीजें आई, थोड़ा सा ये हमें जो पिछला रिजल्ट है उस पर थोड़ा सा काम करना होगा और यह रिजल्ट आ जाएगा। इसको लिखिए आप, ये न्यूटन का स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये इक्वेशन आया। जहां पे के की वैल्यू एग्जैक्टली होती क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। अब समझिए, हमने पढ़ा एज वी नो dt बाई dt, रेट ऑफ कूलिंग का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू माइनस ई ए सिग्मा अपॉन एम एस टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। यही हमने पढ़ा था।
अब ये ms को हम C भी लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी। अब इस फार्मूले से आइए हम लोग देखते हैं, dt बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई ए सिग्मा अपॉन एम एस। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूं, तो देखिए इसको लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, फिर टी प्लस टी एस, और फिर टी माइनस टी एस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो पहले एक बार ओपन करेंगे, फिर एक बार और ओपन करेंगे। कितने लोग क्लियर है? क्लियर? नाउ T and TS are comparable, so ध्यान दीजिएगा, T by dt by dt is equal to माइनस ई ए सिग्मा अपॉन एम एस टी एस। इसको भी टी एस ही समझेंगे क्योंकि दोनों कंपेरेबल है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे 2TS स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2TS, और ध्यान रखिएगा इसको जीरो मत करिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ना है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन का मतलब क्या रहेगा। यहां से अब आप लिख सकते हैं -4 ई ए सिग्मा TS टू द पावर 3 होल डिवाइड बाई एम एस इज और इनटू T माइनस फॉर स्मॉल डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? फॉर स्मॉल डिफरेंस है, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अब -4 ई ए सिग्मा टी एस क्यूब अपॉन एम एस टी माइनस टी एस, ये जो पूरा है यह है क्या? ध्यान से देखिए, तो यह है के, तो यहां से हम लोग लिखेंगे डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी एस। डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी एस। अब नाउ K इज इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 4 ई ए सिग्मा टी एस क्यूब अपॉन एम। देखिए यहीं से ये बन के आया, और दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एनएलसी। यही है इक्वेशन ऑफ एनएल, ठीक है ना? यही कांस्टेंट बन गया, यही है रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि dt बाई डी टी दैट इज द रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस टी एस, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये घट। अब देखिए ये जो हीट कैपेसिटी का जो टर्म है, इसके आगे वो वाला जो पार्ट है उसको मैं हटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, और ये जो पोर्शन है इसको यदि हम कांस्टेंट में कवर ना करें, क्योंकि कभी कभी यह चेंज होगा, आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे, तो सिर्फ ऊपर वालों को यदि हम कांस्टेंट बनाए तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के डैश अपॉन एम एस टी माइनस टी एस। ये भी फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये एनालिसिस का स्टेटमेंट जस्ट ऐसा नहीं है, पर ये फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि इसका भी यूज होगा, चूंकि यहां पे के डैश की वैल्यू होगी सिर्फ 4 ई ए सिग्मा टी एस क्यूब। कब? चूंकि सी को एम एस जो है, एम एस यानी सी, ये कब ये यूज करते हैं? जब हीट कैपेसिटी ऑफ सोर्स वेरी चेंज होगा, बदलेगा,
यानी सोर्स में मान लो समझो कि एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, पहले 50 kg पानी है, बाद में 100 kg पानी होगा, तो पहले हीट कैपेसिटी अलग होगा सिस्टम का, फिर बाद में बदल जाएगा। तो इन दोनों ही केसेस में तब ये फॉर्म जो इससे पहले लिखे थे वो नहीं यूज करके ये वाला यूज करेंगे। अब न्यूटन्स ने दो फॉर्म दिए, एक एवरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी और एक इंस्टेंटेनियस फॉर्म। यही हमें लास्ट में पढ़ना है, एवरेज फॉर्म और इंस्टेंटेनियस फॉर्म, और यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो एवरेज फॉर्म ऑफ एनालिसिस कैसे हेल्प करेगा, अब इसको आप पढ़ के आएंगे। जैसे मान लीजिए कि बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट में होता है, डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, जब सराउंडिंग टेम्परेचर मान लिया Ts बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। तो यानी ये एवरेज एनालिसिस है कि इतने से इतने घटा 10 में, इतने से इतने घटने में कितना समय लगेगा, या इतने से इतने में घटा तो सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा। और एक इंस्टेंटेनियस फॉर्म, इंस्टेंटेनियस फॉर्म क्या कहता है कि यदि T इज इक्वल टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर T बराबर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो T बराबर 4 सेकेंड, एग्जैक्ट T बराबर 4 सेकेंड पे T बराबर क्या होगा, T बराबर 15 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो दिस वन इज योर इंस्टेंटेनियस फॉर्म। एट द इंस्टेंट, तो यह जो दोनों चीजें हैं dt बाई dt बराबर माइनस के t माइनस ts, इसी चीजों से यह चीजें डेराइव की जाएंगी, चाहे इंस्टेंटेनियस हो चाहे एवरेज फॉर्म हो, या दोनों के। और यही हमारा होगा लास्ट टॉपिक। और नीट में या मेंस या एडवांस में बात करें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इसी टॉपिक से बनने की होती है। रेडिएशन यदि आता है तो होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ही सेक्शन से आएगा, उस पर क्वेश्चन का फॉर्मेशन अच्छा होता है और गुड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा, विकास, आंचल एंड सपना, मुकेश, ज्योति एंड एवरीवन, आप लोग इसको पढ़ के आइएगा। और इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन एक लेक्चर और लेंगे हीट ट्रांसफर के लिए, जिसमें हम अच्छे से आपको इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर द हीट ट्रांसफर। आफ्टर दैट वी विल मूव द नेक्स्ट सेक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स। थैंक यू वेरी मच। ऑन Is2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए Is2On पर बने रहिए।